हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सिनेमन यानी कि दालचीनी के बारे में कि दालचीनी के क्या फायदे होते हैं, इसके क्या उपयोग होते हैं, इसका उपयोग कब करना चाहिए है, कब नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए है। तो इस वीडियो से आप लोगों को दालचीनी के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम दालचीनी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ना ज्यादातर लोग जिसको दालचीनी समझते हैं वो दालचीनी असली में नहीं है। और दालचीनी को पहचानना हमारे लिए ज़रूरी भी है, ताकि हम सही दालचीनी को खरीद सकें और हम जान सकें कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं, कौन सा वाला हमारे लिए सही होगा, कौन सा वाला नहीं होगा। तो ये सब हमें पता होना चाहिए है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आप दालचीनी देख रहे हैं, जो कि आमतौर पर मार्केट में यही मिलती है, तो ये कैसिया सिनेमन है। मतलब कि ये जो है कैसियन की बार्क है, लेकिन ये इनर लेयर वाली है, तो इसीलिए इस तरह से मुड़ी मुड़ी सी आप देख रहे हैं। ये थोड़ी सी जो है, जब शुरू में इसको निकाला जाता है तो लचीली होती है, बहुत ज़्यादा ये नरम होती है। तो फिर उसके बाद जब इसको सुखाया जाता है तो इस तरह से ये मुड़ जाती है। और आप ये देखें कि मोटी सी होती है इसकी लेयर, और ये थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी मोटी सी होती है। इसको ऐसे रगड़ने पे जो है बार्क यानी कि पाउडर नहीं निकलता है। तो ये असली सिनेमन नहीं है। जो असली श्रीलंकन सिनेमन है वो अलग होती है, और ये एक जो है कैसिया सिनेमन है। कैसिया सिनेमन सेलोन सिनेमन से अलग होती है। जो सेलोन सिनेमन है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इससे अलग होती है। हालांकि इसको पहचान पाना आसान नहीं होता है, बट फिर भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसके बारे में जान करके और इसको पहचान सकते हैं। तो असली सिनेमन होती है सेलोन सिनेमन, जो कि ये कैसिया सिनेमन से काफ़ी महंगी होती है। और इसके अलावा एक कैसिया बार्क भी आती है, जो कैसिया, जिसको हम चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज सिनेमन भी कहा जाता है, वो तो बिल्कुल छाल की तरह से होती है। तो उसको तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपको धोखा दे सकती है जो ट्रू सिनेमन होती है, जो सेलोन सिनेमन होती है, उसको पहचानने में। क्योंकि अगर ये भी काफ़ी ज़्यादा बारीक हो, मतलब अगर पतली इसकी लेयर्स हो, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाए और समझ ले कि यही जो है सेलोन सिनेमन है, बट ऐसा नहीं है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो कैसिया सिनेमन है यही ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल होती है, ज़्यादातर यही मिल पाती है, तो लोग यही लेकर आते हैं और इसी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ये कि ये सस्ती होती है कंपैरेटिवली। जो ट्रू सिनेमन होती है, सेलोन सिनेमन, उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, और वो बहुत महंगी होती है, इसलिए मार्केट में जल्दी से मिलती भी नहीं है। हाँ, अगर आपके यहाँ का जो लोकल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो और एक्सपोर्ट होकर के सामान आते हो, तो हो सकता है कि आपको वो जो ट्रू सिनेमन है, सेलोन सिनेमन, वो मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाईयर साइड पे होता है। हाँ, लेकिन सेलोन सिनेमन यानी कि ट्रू सिनेमन आपको ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगी। बहुत सारे जो हेल्थ केयर स्टोर्स होते हैं उन पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। और आपके यहाँ पे अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे ज़्यादातर जो दुकान वाले होते हैं ये सब जानते नहीं है, ना तो बताते हैं। अगर कोई जानता भी होगा तो जल्दी से आपको बताएगा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो हमने आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया जो सेलोन सिनेमन है वो किस तरह की होती है। अच्छा, हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये सेलोन सिनेमन है या फिर ये कैसिया सिनेमन है? तो देखिए, जो कैसिया सिनेमन होती है, पहचान का सबसे इसका सही तरीका यही होता है कि आप देखें इसकी हार्डनेस। ये थोड़ी हार्ड होती है, और जो इसकी लेयर्स होती हैं ये एक तरह से छाली तो होती है, ये आप समझ सकते हैं कि थोड़ी मोटी होती है। मोटी होती है, ये देख लीजिए कितनी मोटी है ये। और ऐसे भी पता लगता है कि काफ़ी ठोस है ये। जब इसको इस तरह से रगड़ेंगे तो देखिए, रगड़ने पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस इसका यहाँ पे जो है कलर आप देखें कि रगड़ का बस वो असर आ रहा है, कलर हट रहा है वहाँ का। लेकिन जो ट्रू सिनेमन होती है, जो सेलोन सिनेमन होती है, उसमें लेयर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और बहुत ही वो बारीक बारीक सी लेयर्स होती हैं। अगर आप उनको ऐसे रगड़ने की कोशिश करो, रगड़ोगे ना, तो बार्क, मतलब कि उसके जो है बुरादा निकलने लगेगा, पाउडर उसका निकलने लगेगा। तो उससे आप समझ सकते हैं। और उसकी स्मेल भी थोड़ी सी अलग होती है। हाँ, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये स्मेल में स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब पता लगता है कि हाँ दालचीनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और जो कैसिया बार्क होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो टेस्ट के लिए, टेस्ट वाइज इनका इस्तेमाल अगर हो, अरोमा के लिए, अगर खाने वगैरह में, मसालों में, तो हाँ इससे टेस्ट आता है। और ये भी फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती हैं जितनी कि सेलोन सिनेमन होती हैं। तो आइए हम समझते हैं कि दालचीनी यानी कि सिनेमन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए है, कब इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए है।
किन लोगों को बचना चाहिए है। तो इसमें मौजूद होते हैं प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट तो करते ही हैं, साथ ही साथ सेल्स को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स से हमारे सेल्स को बचाते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने में मदद करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। तो ये सारे फायदे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। तो इससे क्या होता है कि जो क्रोनिक डिजीज का रिस्क होता है वो कम हो जाता है, जैसे कि कैंसर को रोकने में एंटीऑक्सीडेंट्स मदद करते हैं। इसके अलावा अर्थराइटिस को रोकने में मदद करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज को रोकने में मदद करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ऐसी जटिल और गंभीर बीमारियां जो कि ऑक्सीडेशन की वजह से होती हैं, जब सेल्स हमारे डैमेज होने लगते हैं, हेल्दी सेल्स, तो उनकी वजह से हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ जाने की वजह से हो सकती हैं ऐसी बीमारियां। तो ऐसी बीमारियों से बचाए रखने में एंटीऑक्सीडेंट्स मदद करते हैं। तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नाम इनका होता है पॉलीफिनोल्स। तो ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाए रखने में मदद करते हैं। और क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसके अंदर अपने आप ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यानी कि सूजन को कम करने वाले गुण इसके अंदर आ जाते हैं। और जब सूजन होती है तो समझ लीजिए सूजन यानी किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन, अब ये इन्फ्लामेशन की वजह से ही हार्ट अटैक का जोखिम हो जाता है, या फिर जो है बॉडी में कहीं और कोई परेशानी पैदा हो सकती है, उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। मतलब अलग अलग तरह की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। तो ये इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा जो पेन होता है उसको भी कम करने में मदद कर सकती है। हमारे टिश्यूज को बचाती है डैमेज होने से। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेसिकली इसमें वो बचाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों को ये दूर रखने में मदद कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होता है। इसके अलावा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, उसका भी लेवल कम होता है। यानी कि ये एक तरह से लिपिड को कम करने में मदद कर सकती है, और लिपिड ज़्यादा होता है तो उससे हार्ट अटैक का जोखिम बना रहता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बना रहता है। क्योंकि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह होते हैं, ये सब प्लेक बनाने में मदद करते हैं, आर्टरीज को जाम करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जब इकट्ठा होते हैं धीरे धीरे करके तो इनमें ऑक्सीडेशन होता है। और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड भी शामिल होता है, जब ये बढ़ जाए, इनका लेवल बढ़ जाए, तो इसके चलते खतरा होता है ब्लॉकेज का। क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ये नस को जाम कर सकते हैं, ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं ब्लड वेसल या ब्लड आर्टरी में। तो ये एक तो धीरे धीरे करके जमा होते रहते हैं। तो ये जमा होते रहते हैं ब्लड आर्टरी या फिर ब्लड वेसल की जो वॉल्स होती हैं उन पे धीरे धीरे करके इकट्ठा होते रहते हैं। ऑक्सीडेशन चलता है, इनका बढ़ता है, तो वहाँ पे और भी दूसरी गंदगियाँ इकट्ठा होती है, कैल्सिफिकेशन होता है। फिर यही जो है धीरे धीरे करके ठोस हो जाता है और इसको प्लेक बोला जाता है, और ये ब्लड वेसल को नैरो कर देता है, और इसकी वजह से ब्लड सप्लाई धीरे हो जाती है, कम हो जाती है। और एक टाइम के बाद जब ये एकदम फुल हो जाता है तो पूरी तरह से ये ब्लॉकेज पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और जहाँ की ब्लड सप्लाई रुकी तो वो हिस्सा डैमेज होने लगता है। जैसे कि हार्ट की अगर रुकी तो हार्ट अटैक हो सकता है, उससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ब्रेन में अगर ब्रेन की किसी नस में ये रुकावट हुई तो उससे ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और अगर किडनी की किसी नस में हुई तो फिर किडनी फेलियर, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो ऐसे में ये जो दालचीनी होती है, दालचीनी में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल, जो ट्राइग्लिसराइड है, जो LDL है, उनको कम करने में मदद कर सकती है, और ये ऑक्सीडेशन को भी रोकती है। तो इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम होता है, इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, तो दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का जोखिम कम होता है, दिमाग से जुड़ी हुई समस्याओं का जोखिम कम होता है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज, और इससे किडनी की बीमारी का भी जोखिम कम हो जाता है। इसके अलावा ये दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकती है, तो जिससे कि इंसुलिन काम पे लगते हैं, और जब इंसुलिन अपना काम करना शुरू करते हैं तो ये जो शुगर होता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज को उठा उठा कर सेल्स तक पहुंचाती हैं, और सेल्स हमारे ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, सेल्स हमारे हेल्दी रहते हैं, और जो शुगर होता है वो भी अपने आप ब्लड में कम हो जाता है, मैनेज हो जाता है, कंट्रोल रहता है। तो इसके इस्तेमाल से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो इंसुलिन अपना काम करते हैं सही से, और जो ग्लूकोज होता है उसका सही से इस्तेमाल करा पाते हैं, सेल्स तक पहुंचा पाते हैं। तो जब हमारा शरीर ग्लूकोज का सही से इस्तेमाल कर पाएगा इंसुलिन की मदद से, तो ऐसे में ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने आप कम होगा, तो शुगर भी अपने आप नीचे आएगा। तो जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो, उनके लिए फ़ायदेमंद है
ये शुगर की बीमारी में, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ में मदद कर सकती है ब्लड शुगर लेवल को कम करने में। तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो तो ये डायबिटिक यानी कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसके इस्तेमाल से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, कम होता है, तो जिससे कि जब अच्छे से ब्लड शुगर लेवल मैनेज रहेगा, कंट्रोल्ड होगा, तो काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे हेल्थ में और मरीज़ को काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा जो न्यूरो डिजेनरेशन डिजीज़ होती हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्जाइमर्स डिजीज़ है, तो ऐसी बीमारियां जिसमें कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, मतलब कि दिमाग के जो सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके डेड होने लगते हैं। एक तरह से दिमाग जो है अपनी शक्ति कम करने लगता है, मतलब दिमाग की शक्ति कम होने लगती है। इसी बीमारी के चलते दिमाग हल्के हल्के धीरे धीरे करके डेड होने लगता है। तो इसमें भूलने की बीमारी होती है। फिर उसके बाद एक उम्र के बाद जो है शरीर भी काम करना बंद करने लगता है धीरे धीरे। पार्किंसंस डिजीज़ में ऐसा खास करके होता है। अल्जाइमर डिजीज़ में वही भूलने की बीमारी होती है, क्योंकि दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है और जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। तो इसी की वजह से ये सारी परेशानियाँ आती हैं। खास करके जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें इस तरह की परेशानी आ सकती है, बीमारी इस तरह की पैदा हो सकती है। तो इस तरह की न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में इसका फ़ायदा देखा गया है कि ये इस तरह की बीमारी को डिले करने में, रोकने में, धीमा करने में मदद कर सकती हैं और इस तरह की बीमारी से उभरने में भी ये मदद कर सकती हैं। तो ये ऐसी बीमारियों में भी फ़ायदेमंद होती है, मतलब ये दिमाग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा ये कैंसर से भी बचाने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं, मतलब कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनसे हमारे हेल्दी सेल्स को बचाए रखने में ये मदद कर सकते हैं। तो अगर कैंसर सेल्स जो है दूसरे सेल्स को डैमेज ना करें तो ऐसे में कैंसर ख़त्म हो सकता है, कैंसर जो है धीरे धीरे करके गायब हो सकता है। तो इसमें जो है प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स भी पाए जाते हैं कि ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये इसके जो है गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटी फंगल हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे फंगस से हमारा शरीर जो लड़ता है, तो उस लड़ाई में ये हमारी मदद कर सकती हैं। और ये बैक्टीरिया हमें बीमार कर सकते हैं, फंगी हमें बीमार कर सकते हैं, इससे अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमें मदद मिलती है, हमारे शरीर को मदद मिलती है बैक्टीरिया और फंगी से लड़ने में और बीमारियों को दूर करने में। तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, इन्फेक्शन से हमें बचाएगा। ये हमारी स्किन यानी त्वचा के लिए भी अच्छा है, दांतों के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, यानी कि वायरस से बचाने वाले गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे में इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी को गंभीर बीमारी भी हो सकती है, खास करके जब मौसम बदलता है और बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, फलाना ढीमका, मतलब अलग अलग तरह के वायरसेस हमें अटैक करते हैं मच्छरों के ज़रिए से या किसी और तरीके से। तो इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, क्योंकि इसमें एंटीवायरल गुण होते हैं, तो हमें वायरसेस से बचाने में भी ये मदद कर सकती हैं। तो ऐसे में बीमारी से उभरने में भी हमें मदद मिलेगा और हम बचे रह सकते हैं डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा और बहुत अलग अलग तरह की बीमारियों से। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सर्दियों के दिनों में लेना चाहिए, बहुत फ़ायदे इससे मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है सर्दियाँ आते ही बीमार पड़ने लगते हैं, सर्दी जुकाम, नज़ला, खांसी और बुखार, इस तरह की परेशानियाँ आने लगती हैं। तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो इस तरह की परेशानियाँ आएंगी। तो अगर इसका सेवन किया जाए तो हो सकता है कि हमें इससे बचाव मिले, जो वायरल डिजीज़ होती हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, सर दर्द, नज़ला, ये सब जो है इससे हमें मुक्ति मिले या फिर जो इससे उभरने में मदद मिले, या फिर ये हमें कम हो, हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो तो इसके इस्तेमाल से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए है। तो देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनका डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में ना हो, मतलब ब्लड शुगर लेवल कम ना हो रहा हो, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इलाज के साथ में दवाइयाँ भी उसके लिए आती हैं, तो डॉक्टर की सलाह से वो दवाइयाँ भी चलें और ये भी चले, तो हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल थोड़ा और आसानी से कम हो। इसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या फिर जो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन लोगों को बचना चाहिए है, तो जिनको लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी, उनको बचना चाहिए है, क्योंकि इसमें खास करके ये जो कैसिया वाला होता है सिनेमन, इसमें एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि लीवर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और इसका नाम होता है कुमरीन। तो ये कुमरीन नाम का जो
केमिकल कंपाउंड होता है ये पाया जाता है खास करके कैसिया सिनेमन में। और ये नॉर्मली सिनेमन में होता है, लेकिन जो सिलोन सिनेमन होता है उसमें ये कम होता है, बहुत कम होता है इसके कंपेरेटिवली। मतलब अगर इससे हम कंपेयर करें कैसिया सिनेमन से, तो कैसिया सिनेमन में ये केमिकल कंपाउंड ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर किसी को पहले से लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो इसको अवॉइड करना चाहिए है, नहीं लेना चाहिए है। और वहीं पे जो सेलोन सिनेमन होता है उसमें भी ये कुमरीन नामक केमिकल कंपाउंड होता है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए अगर लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो। और अगर हम कुछ सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो देखिए, अगर इसका इस्तेमाल किया भी जाए तो लिमिट में किया जाए, मतलब इसकी एक सही मात्रा होनी चाहिए है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना किया जाए, नहीं तो वो जो कुमरीन नामक केमिकल कंपाउंड है वो नुकसान पहुंचा सकता है लीवर को, लीवर की टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, लीवर को खराब कर सकता है। तो ऐसे में हमें इसका सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए है। इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, इसकी लिमिटेड क्वांटिटी का इस्तेमाल करना चाहिए है। तो वो कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका आप आधे ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम तक, और मैं तो यही कहूँगा आधा ग्राम आप इस्तेमाल करिए तो ये आपके लिए सही होगा। मतलब चुटकी भर आप समझ लीजिए इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए सही होगा। पाउडर जो होता है पाउडर्ड, वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आधा ग्राम चुटकी भर आप इस्तेमाल करें, थोड़ा सा, मतलब कि चम्मच में आप लेंगे तो 1/4 चम्मच आएगा, छोटा वाला चम्मच, उसमें 1/4 आएगा, तो उतना आप इस्तेमाल करें। कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही अगर आप जो है जूसेस वगैरह पी रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं, स्मूदीज पी रहे हैं उसमें आप डाल सकते हैं, छाछ है, दूध है, दही है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाने में तो वैसे भी इस्तेमाल होता है, या फिर चाय है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका पाउडर, या कोई और पेय पदार्थ यानी कि पीने वाली चीज़ जो कोई हेल्दी ड्रिंक हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं, चाय में मिक्स करके पी सकते हैं। और मैं अब बताने जा रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका इसके इस्तेमाल का। तो आप इसका खुद का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। और काढ़ा आपको कैसे बनाना है, या फिर इसको मैं हर्बल टी भी कहता हूँ, तो कैसे आप बना सकते हैं, आप इसमें से एक छोटी सी टुकड़ी लीजिए, मतलब कि मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कि अगर आप इतना भी लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। ये इसमें से छोटा सा आप टुकड़ा ले लीजिए, तो इतना सा टुकड़ा आप लीजिए और इसको आप लगभग 1 गिलास पानी में भिगो करके रख दीजिए, 10 से 12 घंटों के लिए छोड़ दीजिए। और बेहतर ये है कि आप रात के टाइम इसको भिगोएं और सुबह के टाइम इसका इस्तेमाल करें। वो कैसे करना है अभी आपको मैं पूरी डिटेल समझा रहा हूँ, तो समझिए इसको। तो ये तो आप दालचीनी रखेंगे ही उस पानी में, और आप छोटा सा अदरक का एक टुकड़ा लीजिए, उसको छील लीजिए और उसको थोड़ा सा आप कूट दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, मतलब उसको आप बिल्कुल पीसिएगा नहीं, टुकड़े टुकड़े मत करिएगा, थोड़ा सा उसको कुचलना है बस। और उसके बाद आप उसको भी वही 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, मतलब दालचीनी और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, छिला हुआ अदरक, और उसको हल्का सा कूट करके, हल्का सा कुचल करके पानी में 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और उसको 10 से 12 घंटे तक छोड़ दीजिए। मतलब रात के टाइम आप भिगोइए और उसको सुबह तक एकदम जो अच्छे से हाइड्रेट होने दीजिए। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो गिलास में आपने इसको जो है इस दालचीनी और अदरक को डाल रखा है, उसको पानी के साथ में ही आप किसी अच्छे से बड़े से कटोरे में या फिर किसी जो है प्याले में या फिर जो किसी और बर्तन में, जैसे चाय का बर्तन होता है, उसमें आप डाल दीजिए और उसको आप थोड़ा सा जो है गर्म कर लीजिए। जब आप उसको गर्म करेंगे तो इसका कलर आने लगेगा, ये अपना रंग छोड़ने लगेगा और वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। मतलब इसका जो आप कलर देख रहे हैं कुछ इसी तरह का हो जाएगा, ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाएगा। फिर उसको आप फ्लेम से हटा करके थोड़ी देर तक जो है ठंडा होने दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आप ल्यूक वार्म होने दीजिए, उसको हल्का ठंडा होने दीजिए। तो जब वो हल्का ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा कलर आ चुका होगा। तो आप जो है वो इस्तेमाल कीजिए, वो पीजिए। आप चाहे तो उसमें धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं मिठास के लिए, या फिर आप जो गुड़ मिला सकते हैं मिठास के लिए, या फिर आप शहद भी मिला सकते हैं मिठास के लिए। और अगर आपको मिठास नहीं चाहिए है तो आप ऐसे ही पीजिए, क्योंकि ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो ऐसे पीजिए। तो ये आपको सबसे अच्छे फ़ायदे पहुँचाएगा। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको सेलोन सिनेमन परचेस करना हो तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।